नमस्कार साथियों। अब हम अपनी आज की क्लास में जो टॉपिक है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। और अपनी आज की इस क्लास से पूर्व हमने निरीक्षण विधि का अध्ययन किया और निरीक्षण विधि का अध्ययन हमने दो भागों में किया, उसको तोड़कर छोटे छोटे दो वीडियो बनाए। तो अब आप देख रहे हो, हमने निरीक्षण विधि में आपको बतलाया कि भाई जो निरीक्षण विधि है इसको हम बहिर्दर्शन विधि अथवा अवलोकन विधि भी कहते हैं। वहां हमने आपको बतलाया कि अवलोकन का शाब्दिक अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना, और जो बहिर्दर्शन का जो सर्वप्रथम विचार दिया वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने दिया, जिन्हें हम व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। निरीक्षण विधि में हमने आपको बतलाया कि निरीक्षण विधि में जो निरीक्षण करता होता है बालक के व्यवहार का ध्यानपूर्वक क्या करता है, अवलोकन करता है, और अवलोकन करने के पश्चात उसके व्यवहार को भिन्न भिन्न सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से, सांख्यिकीय पद्धतियों के माध्यम से विश्लेषित करता है और उसके बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर एवं परिणामों पर पहुंचता है। तो हमने आपको बतलाया कि निरीक्षण के दो प्रकार होते हैं, जो कॉल्सनिक नामक मनोवैज्ञानिक ने बतलाया, औपचारिक निरीक्षण और अनौपचारिक निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण आपको बतलाया कि यह नियंत्रित दशाओं में होता है। यहाँ निरीक्षण की तिथि, तारीख, समय एवं निरीक्षणकर्ता का परिचय एवं निरीक्षण से संबंधित विषय वस्तु अथवा क्षेत्र विशेष को पहले से ही शिक्षार्थियों को क्या कर दिया जाता है, सूचित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो औपचारिक निरीक्षण होता है, औपचारिक निरीक्षण के द्वारा जो परिणाम अथवा निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को पहले से पता चल जाता है कि हमारा अमुक तिथि, अमुक समय पर अमुक क्षेत्र विशेष का निरीक्षण किया जाना है, अमुक व्यक्ति या निरीक्षणकर्ता द्वारा किया जाना है, जिससे उनका व्यवहार स्वाभाविक एवं नैसर्गिक न होकर बनावटी व्यवहार बन जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो फल या परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो सत्य न होकर क्या होते हैं, बनावटी होते हैं। फिर हमने आपको बताया अनौपचारिक निरीक्षण। अनौपचारिक निरीक्षण में हमने आपको बतलाया कि यह अनियंत्रित दशाओं में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को अथवा संबंधित संस्था या कार्यालयों को पूर्व से सूचित नहीं किया जाता, यानी यहाँ निरीक्षण की तिथि, समय, तारीख, निरीक्षणकर्ता का परिचय अथवा निरीक्षण से संबंधित क्षेत्र या विषय वस्तु का पहले से सूचना प्रदान नहीं की जाती है। तो इसके फलस्वरूप जो आपको निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो औपचारिक निरीक्षण की तुलना में अधिक सत्य एवं यथार्थ और वास्तविक मिलते हैं। फिर आपको बतलाया कि जो निरीक्षण विधि में जो अनौपचारिक निरीक्षण है वो शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जो शिक्षक है वो कक्षा में एवं खेलकूद के मैदानों में अथवा कक्षा खेलकूद के मैदान से बाहर भी विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न प्रकार से लगातार निरंतर संपर्क में बना रहता है या उन्हें देखता या अवलोकित करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उनके व्यवहार के प्रतिमानों के अनुसार आवश्यक निर्देश या परामर्श सुझाव दे सकता है। फिर हमने आपको बतलाया कि जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि के आपको सोपान या चरण बतलाए। तो निरीक्षण विधि के 5 सोपान बतलाए हमने आपको। तो सबसे पहला चरण या सोपान या पद था उपयुक्त योजना बनाना, दूसरा व्यवहार का निरीक्षण करना, तीसरा व्यवहार को नोट करना, चौथा व्यवहार का विश्लेषण करना, और अंतिम और 5वां चरण बतलाया था हमने व्याख्या और सामान्यीकरण करना। तो इस प्रकार हमने आपको निरीक्षण विधि के स्टेप और चरण या सेकंड भाग में आपको बतलाए। उसके बाद हमने आपको निरीक्षण विधि के गुण भी बतलाए और निरीक्षण विधि के दोष भी बतलाए। निरीक्षण विधि के गुणों के तहत हमने आपको बतलाया कि विद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन संभव है निरीक्षण विधि के परिणामों के आधार पर। दूसरा हमने बतलाया कि शिक्षा के उद्देश्यों एवं शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी विद्यार्थियों के व्यवहार के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार हमने आपको बतलाया कि विद्यार्थियों को उचित आवश्यक परामर्श एवं निर्देशन दिया जा सकता है। अब इसके दोषों में हमने आपको बतलाया कि भाई निरीक्षणकर्ता की जो व्यक्तिगत मनोवृत्ति है, व्यक्तिगत मनोवृत्ति का प्रभाव भी परिणामों पर पड़ सकता है। भिन्न भिन्न निरीक्षणकर्ता भिन्न भिन्न निरीक्षण या निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसके जो परिणाम है, निरीक्षण विधि के जो निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त होते हैं वो वास्तविक हो ऐसा होना आवश्यक नहीं है, अर्थात इसमें वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। अंतरदर्शन विधि की तरह यह भी क्या एक आत्मनिष्ठ विधि है, क्योंकि जो निरीक्षण करता होता है उसकी खुद की व्यक्तिनिष्ठ सोच एवं मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप ही क्या निष्कर्ष प्रभावित होते हैं। और हमने आपको बतलाया कि जो निरीक्षण विधि है
निरीक्षण विधि पूर्ण रूप से क्या है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बालकों के अध्ययन के लिए, व्यवहार के अध्ययन के लिए निरीक्षण विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये सारी हमने अपनी पिछली क्लास में अध्ययन किया। अब हमारी आज का टॉपिक है विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। तो डेवलपमेंटल मेथड, तो सबसे पहले इसका उपनाम, यानी इस विधि को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप देखते हो उत्पत्ति मूलक, इस विधि को क्या कहते हैं, उत्पत्ति मूलक विधि। यानी उत्पत्ति मूलक विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विकासात्मक विधि है, विकासात्मक विधि में बालक के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसकी उत्पत्ति से ही प्रारंभ हो जाता है। अध्ययन करना उसके जन्मावस्था से ही अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया जाता है। इसलिए विकासात्मक विधि को हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति मूलक विधि भी कहते हैं। अथवा दूसरा नाम आनुवांशिक मूलक, उत्पत्ति मूलक अथवा आनुवांशिक मूलक विधि या जेनेटिक प्रणाली। जेनेटिक प्रणाली, तो हम आपको अध्ययन करने जा रहे हैं आज हम किसका, विकासात्मक विधि का, डेवलपमेंटल मेथड। तो डेवलपमेंटल मेथड को या विकासात्मक विधि को हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति मूलक विधि भी कहते हैं। उत्पत्ति मूलक विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि विकासात्मक विधि में बालक के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो उसके जन्म के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है। यानी जन्मावस्था से हम क्या है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं, उसके विकास का अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उत्पत्ति मूलक विधि। अब इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, आनुवांशिक मूलक अथवा जेनेटिक प्रणाली। आनुवांशिक मूलक या जेनेटिक प्रणाली, इस विधि को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि में जो निरीक्षण करता होता है या अध्ययन करता व्यक्ति होता है वो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या अन्य व्यवहार संबंधी विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है या क्या क्या प्रभाव पड़ता है आदि का अध्ययन भी किया जाता है। इसलिए इस विकासात्मक विधि को हम आनुवांशिक मूलक या जेनेटिक प्रणाली भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, विकासात्मक विधि के उपनाम क्या है, उत्पत्ति मूलक अथवा आनुवांशिक मूलक अथवा जेनेटिक प्रणाली। अब आ जाओ इस विधि में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज जो विकासात्मक विधि है, विकासात्मक विधि में मानव व्यवहार का उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं से लेकर विकसित अवस्था तक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी मानव व्यवहार की उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं से विकसित अवस्था, या दूसरे शब्दों में कहें कि मानव व्यवहार का उसकी अपरिपक्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किस विधि में, विकासात्मक विधि में। यानी मानव व्यवहार का अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व या कहें विकसित अवस्था तक का अध्ययन, विकसित अवस्था तक का अध्ययन। तो जो विकासात्मक विधि है, इस विकासात्मक विधि में हम मानव व्यवहार का उसकी अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व या विकसित अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव व्यवहार का उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं से लेकर विकसित अवस्थाओं तक का अध्ययन करने वाली विधि कौन सी है, विकासात्मक विधि है। यानी हम जो मानव व्यवहार है उसका अध्ययन कहां से करेंगे, शैशवावस्था से, शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक हम क्या है, बालक के या मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो आप देख रहे हो जन्म से लेके विकसित अवस्था, तो जन्म के समय बालक अपरिपक्व होता है, अडेवलप्ड होता है, तो इसलिए आप देख रहे हो उसकी विकसित अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक का क्या है, हम अध्ययन करते हैं।
अब अगला बिंदु, तो जो आपकी जो विकासात्मक विधि है यह निरीक्षण विधि से मिलती जुलती विधि है। यानी जो विकासात्मक विधि है वो क्या है आपकी निरीक्षण विधि से मिलती जुलती है। इससे निरीक्षण विधि से मिलती जुलती विधि है। अब कैसी है वो भी आप सुनो। इस विधि में जो निरीक्षण करता होता है अथवा जो अध्ययन करता होता है बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं उसके मित्रों एवं अन्य वयस्कों के साथ संबंधों अर्थात उसके सामाजिक विकास का क्या करता है अध्ययन करता है। और उसके अध्ययन करने के साथ साथ वो क्या उसका एक लेख तैयार करता है। ध्यान पूर्वक अति सावधानी पूर्वक क्या करता है एक लेख तैयार करता है और इस लेख के आधार पर वो अध्ययन करता अथवा निरीक्षण करता होता है। वो उस बालक की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं का क्या करता है विश्लेषण करता है। तो ध्यान से सुनना, जो विकासात्मक विधि है यह भी आपकी लगभग निरीक्षण विधि से ही मिलती जुलती विधि होती है। इस विधि में क्या होता है जो अध्ययन करता होता है अध्ययन करता बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं बालक के अन्य बालकों के साथ और वयस्कों के साथ उसके पारस्परिक संबंधों का अर्थात सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। क्या करता है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और अति सावधानी पूर्वक एक लेख तैयार कर लेता है और उस लेख के आधार पर वो अध्ययन करता उस बालक की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं पर क्या करता है प्रकाश डालता है, उनकी आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है। तो यह किसमें करता है वो विकासात्मक विधि में करता है। अब अगला बिंदु, जो निरीक्षण करता होता है या अध्ययन करता होता है विकासात्मक विधि में बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास एवं व्यवहार के अन्य प्रतिमानों या व्यवहार के अन्य आधारों पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका विश्लेषण भी कौन करता है अध्ययन करता है। किस विधि में करता है विकासात्मक विधि में करता है। इसलिए इस विधि को हम क्या कहते हैं आनुवांशिक मूलक या जेनेटिक प्रणाली भी कहते हैं। हमने ये आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो विकासात्मक विधि है या विकासात्मक विधि है इसको हम आनुवांशिक मूलक या जेनेटिक प्रणाली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अध्ययन करता होता है अध्ययन करता बालक के व्यवहार का जो अध्ययन कर रहा होता है तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के साथ साथ उसके शारीरिक विकास या मानसिक विकास, सामाजिक विकास या व्यवहार के अन्य पक्षों पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका अध्ययन भी कौन करता है अध्ययनकर्ता कर रहा होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण बालक के व्यवहार को उसके विकास के भिन्न भिन्न पक्षों को किस किस प्रकार से प्रभावित करते हैं इसका विश्लेषण भी अध्ययनकर्ता करता है। इसलिए हमें इस विधि को क्या कहते हैं आनुवांशिक मूलक या जेनेटिक प्रणाली भी कहते हैं। अब विकासात्मक विधि है तो आप देख रहे हैं विकासात्मक विधि है बालक की शिशुवावस्था से लेके उसकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक का क्या किया जा रहा है अध्ययन किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये एक लंबा समय लगता है, लंबे या अधिक समय तक बालक का क्या करना होता है अध्ययन करना होता है। तो इसलिए यह क्या है विकासात्मक विधि क्या है यह एक दीर्घकालीन विधि है। कैसी विधि है दीर्घकालीन विधि है। तो आप देख रहे हो क्योंकि इसमें बालक की अपरिपक्व अवस्था से उसकी परिपक्व अवस्था तक यानी उसकी आदिम से परिपक्व या विकासशील अवस्था तक क्या करते हैं आप अध्ययन करते हैं, इसलिए इसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो यह एक प्रकार की दीर्घकालीन विधि है। तो इसे इस प्रकार इसका एक दोष भी माना जाता है कि भाई ये विधि है इसमें अधिक लंबा समय लगता है, लंबा वक्त लगता है, यही इस विधि का क्या है दोष है अथवा कमी है। अब जो विकासात्मक विधि है इस विकासात्मक विधि का जो हम अध्ययन है 3 प्रकार से कर सकते हैं या 3 उपागमों द्वारा। तो जो आपकी विकासात्मक विधि है विकासात्मक विधि में बालक के जो व्यवहार का या किसी भी प्राणी या मानव के व्यवहार का जो अध्ययन है वो हम 3 उपागमों द्वारा कर सकते हैं। यहाँ उपागम शब्द का जो अर्थ होता है कई सारे अर्थ निकलते हैं वैसे इसका, जैसे आना, पहुंचना, लेकिन यहाँ इसका जो अर्थ है
वो यास का घटना, प्रसंग अथवा तरीके से। इससे घटना, प्रसंग अथवा तरीके से, यानी 3 तरीकों से हम इसका क्या कर सकते हैं, मानव व्यवहार का विकासात्मक विधि में अध्ययन कर सकते हैं। 3 उपागमों द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला है प्रतिनिध्यात्मक उपागम, दूसरा दीर्घकालीन उपागम और तीसरा उभयात्मक उपागम। तो सबसे पहले आ जाओ आप प्रतिनिध्यात्मक उपागम। यहाँ प्रतिनिध्यात्मक उपागम यानी किस तरीके से मानव के व्यवहार का, यानी उसकी जन्मावस्था से लेकर उसकी विकसित अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन किस तरीके से किया जाएगा। तो इसमें आप देखते हो जो प्रतिनिध्यात्मक उपागम होता है, इसमें क्या है, चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अथवा कहें एनिमेशन के माध्यम से मानव के जन्म अवस्था से लेकर उसकी विकसित यानी प्रौढ़ावस्था तक का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे मानव का विकास किस प्रकार हुआ, मानव आदि मानव था, आदि मानव से वो वर्तमान मानव तक किस प्रकार से बढ़ता गया, उसका जीवन चक्र या काल चक्र किस प्रकार से आगे बढ़ता गया। तो आप देख रहे हो टीवियों में एपिसोड के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाया जाता है कि पहले जो आदि मानव था वो बंदर की शक्ल का था, धीरे धीरे उसकी कद काठी है वो मानव के स्वरूप में परिवर्तित होती गई। तो वो चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या एनिमेशन के माध्यम से जब हम मानव व्यवहार का उसकी जन्मावस्था से लेकर विकसित अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार का जो उपागम है, जो तरीका है अध्ययन का, वो क्या कहलाता है, प्रतिनिध्यात्मक उपागम कहलाता है। अगला है दीर्घकालीन अध्ययन। तो दीर्घकालीन अध्ययन हमने आगे आपको बतलाया या पूरा विवरण, यानी बालक का जन्म से लेकर विकसित अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था तक का उसका व्यवहार का लेख तैयार करना और उस लेख के आधार पर उसके व्यवहार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं या उसके विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाना। तो इस प्रकार का जो अध्ययन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घकालीन उपागम कहलाएगा। तो जन्म से प्रौढ़ावस्था तक जो प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, किससे, प्रत्यक्ष अनुभव लेगा, जो अध्ययन करता होगा वो क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा क्या करे, अध्ययन करेगा उसके विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का। तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन उपागम कहते हैं। और तीसरा है उभयात्मक। तो ये प्रतिनिध्यात्मक उपागम और दीर्घकालीन उपागम यानी जो अध्ययन करता होता है मानव व्यवहार का या मानव विकास का, उसकी विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से विकसित अवस्था तक का जो अध्ययन है, तो कुछ अध्ययन वो प्रतिनिध्यात्मक तरीके से करे, चित्रों, संकेतों या एनिमेशन के माध्यम से उसका अध्ययन कर रहा है, और कुछ वो प्रत्यक्ष अपनी ज्ञानेंद्रिय अनुभवों से क्या कर रहा है, उसके विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर रहा है। तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं, उभयात्मक उपागम कहते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका विकासात्मक विधि पूर्ण हुआ, प्रतिनिध्यात्मक प्लस दीर्घकालीन, दोनों को मिलकर जब अध्ययन किया जाए तो हमसे हम क्या कहते हैं, उभयात्मक उपागम कहते हैं। और हमने आपको इसका दोष बता दिया क्योंकि यह एक दीर्घकालीन विधि है। इस विधि द्वारा किसी भी बालक के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से विकसित अवस्था तक के अध्ययन करने में काफी लंबा वक्त लगता है, अधिक समय लगता है, इसलिए यह विधि अत्यधिक दीर्घकालीन होने की वजह से व्यवहारिक नहीं हो पाती है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।